इस साल की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर है। और अगर आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन की बात करें तो इससे शायद बड़ा स्कैंडल हमारे इतिहास में बहुत कम ही आपको मिलेगा। इतना बड़ा, इतना ब्रेजन केस है ये। हंड्रेड्स ऑफ सेक्स वीडियोस जिसको शूट किया था जेडीएस के एमपी। एलिजेड ब्लैकमेल है इसमें, कंस्पिरेसी है। लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम हसन खुद और ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा की बात हो रही है। यहां तो कोई रेवन्ना कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत ऊंचे खानदान से आते हैं, वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी पावरफुल। इतने पावरफुल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनके लिए कैंपेन किया था। अब सवाल यह उठता है और ऑपोजिशन सवाल यह उठाती है कि क्या नरेंद्र मोदी ये सेक्स एलिगेशन के बारे में जानते थे, ये टेप्स के बारे में जानते थे, उसके बावजूद उनके लिए खुलेआम कैंपेन किया है या नहीं। ये सारी चीजें अब जब बाहर आई हैं, और बाहर आने का मतलब है ये चीजें पहले ही लोगों को मालूम थी, लेकिन अब जब पब्लिक हो गई हैं और वाइड स्प्रेड पूरे देश भर में लोगों को जैसे ही ये चीज मालूम चला, रेवन्ना निकल गए जर्मनी। उनका कहना है कि ये सब एआई की देन है। अब एआई के बारे में हम भी जानकारी थोड़ी रखते हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी शायद एआई भी शर्मा जाए कि 2-3 हजार ऐसे क्लिप्स जनरेट करे जहां एक एक्सप्लॉयटेशन का केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, ब्लैकमेल का केस चल रहा है। अब ये टेक्निकल ओरिजिन तो खैर इस वीडियो का जो रेवन्ना के मोबाइल फोन से निकली है, ये क्रिटिकल होगा कि भैया उसके मोबाइल फोन से थी या नहीं थी। कर्नाटका पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम वो सारा छानबीन अभी करेगी। लेकिन पॉलिटिक्स में काफी की पर्संस इन्वॉल्व हैं इसमें। अब हसन की बात कर लीजिए, वहां उनके फ्रेंड टर्न्स फो, उनके ड्राइवर, उनके पॉलिटिकल राइवल्स भी हैं। उधर बीजेपी पर आलोचना हो रही है, कांग्रेस बीजेपी को हिट कर रही है, बीजेपी उल्टा कांग्रेस को हिट कर रही है। तो ये सारा जो पॉलिटिकल खेल है उसके ऊपर ये भी चल रहा है, और इसके बीच में खींचातानी हो रही है रेवन्ना के ड्राइवर के साथ, जिसने एलिजिडली ये सारा पेन ड्राइव लीक किया था। लेकिन इस सब के बीच में स्टेट ऑफ वुमेन की क्या हाल है हमारे देश में, उनकी एक्सप्लॉयटेशन की क्या हाल है हमारे देश में, ये स्टोरी ये भी दर्शाता है। और हमारा क्या आजकल हम एकदम इम्यून हो गए हैं। एक टाइम पर निर्भया के नाम पर तो पूरा सरकार बदल देते थे, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा घिनौना जब केस होता है तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं लगता है। कुछ डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस हैं इस पूरे केस में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये पूरा केस लाइमलाइट में आया कैसे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। ये केस लाइमलाइट में आया कैसे, और शायद कभी आता भी नहीं अगर कोर्ट्स की मेहरबानी होती। हुआ यूं कि 1 जून 2023 को इस केस के बारे में सबसे पहले कोर्ट में हमें मालूम चला कि ऐसा कुछ केस चल रहा है, जब रेवन्ना ने एक सूट फाइल किया बेंगलुरु के सिविल कोर्ट में 1 जून को 2023। ये सूट था अगेंस्ट 86 मीडिया आउटलेट्स, 86 आउटलेट्स और 3 प्राइवेट पर्संस। कोर्ट ने बात मान भी ली रेवन्ना की। अब हो इतने बड़े कनेक्टेड आदमी हैं तो मान ही लेंगे। उसी के अगले दिन, आप और हम तो खैर तारीख पर तारीख खेलते रहेंगे, अगले ही दिन उनको एक गैग ऑर्डर मिल गया। गैग ऑर्डर में साफ साफ इस प्ली को, इसकी सुनवाई हो गई कि देखिए रेवन्ना ने कहा कि मेरे खिलाफ लोग मॉफ्ड फोटोज और वीडियोस पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गैग ऑर्डर दे दीजिए कि इस मामले पर कोई भी मीडिया हाउस कुछ भी ना पब्लिश करे और 3 प्राइवेट पर्सन इस पर कोई भी गतिविधि ना करे। इन 3 प्राइवेट पर्सन से एक जिसका डिफेंडेंट था, उसका नाम वो था प्रज्वल का फॉर्मर ड्राइवर। और ये ड्राइवर एंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिए कि भाई उनके एक ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर उनके साथ 7 साल तक काम करते हैं। मार्च 2023 को वो छोड़ देते हैं उनकी नौकरी, लेकिन इस ड्राइवर के पास प्रज्वल के सारे फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सेस था। और यहीं से शुरू होता है ये पूरा केस, क्योंकि कहा जाता है ड्राइवर ने प्रज्वल को थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि भैया मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। उधर ड्राइवर का कहना है कि भैया मैंने तो खुद ही पुलिस कंप्लेंट फाइल किया था, हसन पुलिस में कंप्लेंट फाइल किया था, क्योंकि मुझे और मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया था, क्योंकि प्रज्वल और उसकी मां चाहती थी कि 13 एकड़ लैंड हमारा हम उनके खानदान को दे दे। तो ये खींचातानी ऑलरेडी चल रही थी और पहले बार हमें पता चला कि ऐसा भी कुछ केस है, लेकिन गैग ऑर्डर हो गया तो कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती है। फिर 2024 की जनवरी, इस साल के जनवरी में दूसरा पब्लिक रेफरेंस आया। जी देवराज गौड़ा, उन्होंने एक प्ली रखा कर्नाटका हाई कोर्ट में। याद रखिए उन्होंने जो ये प्ली रखा था उससे प्रज्वल का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था एज एन एमपी इन 2023। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया था, लेकिन इनका फाइट प्रज्वल के पिताजी के साथ था, रेवन्ना के साथ था। अब उन्होंने एक डैमिंग स्टेटमेंट दिया
अब इसको भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट का गैग ऑर्डर था। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि रेवन्ना मुझे डर्टी फेलो कहता है। ये इंसान होता कौन है डर्टी फेलो मुझे कहने के लिए? इसका जो सन है, इसका जो लड़का है वो डर्टी फेलो है। उसकी गंदी गंदी पिक्चर्स, गंदी गंदी वीडियो सबके पास मालूम है, लेकिन कोर्ट के गैग ऑर्डर के बाद कोई कुछ कह नहीं सकता है। उसने तो यह भी कहा कि मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, ये जो दूसरे औरतों के साथ इसके जो अश्लील वीडियोस हैं मैं पब्लिश कर दूंगा। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हसन में कहा जनवरी में। देवराज ये भी कहना चाहते थे कि भैया अगर जरूरत पड़े तो मैं उन औरतों को भी सामने ले आऊंगा जो विक्टिम्स हैं इस एक्सप्लॉयटेशन के। लेकिन वो अल्टीमेटली बैक ट्रैक कर गए, ये बोल के कि देखिए मैं इन औरतों की डिग्निटी को और सेल्फ रिस्पेक्ट को मानता हूं, मैं उन्हें ऐसे इस तरीके से उनको उछालूंगा नहीं, उनको फॉर्डर नहीं बनाऊंगा। उनका मानना है कि उन्होंने लेकिन इस चीज के बारे में बीजेपी स्टेट चीफ को लिखा कि भैया लोकसभा टिकट हसन से फिर से प्रज्वल को मत दो। ये जो आपका जेडीएस बीजेपी अलायंस है उसमें प्रज्वल को टिकट मत दो। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने बीएल संतोष, सीनियर आरएसएस प्रचारक, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी, उन्हें भी चिट्ठी लिखा, इन सब चीजों के बारे में बताया। तो इससे एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के टॉप लीडरशिप को इस सब के बारे में मालूम था? क्योंकि बीजेपी के लीडरशिप हर कैंडिडेट के बारे में अच्छे तरीके से छानबीन करती है, सबके बारे में फाइल है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है जो चीज मीडिया में लोगों को मालूम थी, पॉलिटिकल लेवल में लोगों को मालूम थी, वो नेशनल लीडरशिप को नहीं मालूम थी। देवराज एक और बात क्लेम करते हैं, बार बार कह चुके हैं कि ऐसे एक वीडियो के रिलीज से इवेंचुअली हो यह जाएगा कि जेडीएस और बीजेपी का मर्जर हो जाएगा, क्योंकि रेवन्ना की फैमिली यहां रहेगी नहीं। और जो आप फैमिली की बात कर रहे हो उसके बीच में ऑलरेडी काफी स्प्लिट है। अगर आप बात करें देवगौड़ा के दो लड़के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी एंड एचडी रमन्ना के बीच में भी इश्यूज हैं, तो क्या इससे अल्टीमेटली बीजेपी ही बेनिफिट कर जाएगी? बीजेपी का क्या रोल था, यह देखने वाली बात है। लेकिन नेट फैक्ट यह है कि लोगों को मालूम था, मीडिया को मालूम था, कोर्ट का गैग ऑर्डर था और यह सारा मामला दब जाता। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में चीजें बाहर आ जाती हैं और यही हुआ इस एक केस के साथ, जब एक पेन ड्राइव जो बाहर आई और उसी पेन ड्राइव को हजारों बार कॉपी करके ये वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हंड्रेड्स ऑफ पेन ड्राइव्स हसन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक दिन पहले, अप्रैल 26 के लोकसभा पोल से पहले। तो क्या इसमें पॉलिटिकल टाइमिंग है? बिल्कुल है। क्या ये पॉलिटिक्स है? बिल्कुल है। और निकला क्या इस पॉलिटिक्स से? इस पॉलिटिक्स के वजह से हमें वो चीज पता चली जो कोर्ट के गैग ऑर्डर के वजह से नहीं पता चलती। करीबन 3000 ऐसे वीडियोस जो रेवन्ना ने खुद allegedly रिकॉर्ड की हैं। अगर आप सेक्सुअल अब्यूज की बात करें कि इतना सारा जो गंदगी है एक ही इंसान ने किया है, तो यह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। वीडियो सोशल मीडिया पर जाता है, शेयरिंग एप्लीकेशंस पे जाता है, ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं। हम डिटेल्स पर नहीं जाएंगे देशभक्त पर, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। किसी को बख्शा नहीं गया। घर में जो नौकर चाकर काम करते थे उन्हें तक बख्शा नहीं गया। 6 औरतें जो काम करती थी वो डर जाती थी जब प्रज्वल रमन्ना घर आते थे। मेल वर्कर्स कहते थे कि अब तुम सावधान हो जाओ, साहब घर आ गए हैं। एक तो बूढ़ी महिला वो कह रही है कि ये रिकॉर्ड मत करो, मेरे साथ मत करो ये सब, मैंने तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर को खाना खिलाया है। तो वृद्ध बूढ़ी महिला तक को नहीं छोड़ा गया, वो भीख मांगती रह गई। और ये रेवन्ना का भूख यही नहीं मिटा, सारी उम्र की महिलाओं के बारे में बात कर लीजिए, घर में बात कर लीजिए या गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर लीजिए, किसी को भी नहीं छोड़ा, सब उसके हवस का शिकार बने। इससे बहुत सारी सवाल अपने आप ही बनते हैं, उस पर आता हूं अभी मैं। लेकिन एक ही दिन बाद, इसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट तो एक्शन पर आ गई। उन्होंने एक एसआईटी की गठन कर दिया। 27 अप्रैल बोला एक एसआईटी का गठन होगा, सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होगी। नाउ रवन्ना इन द मीन टाइम सोच लिया कि भैया ये तो चीज अब बाहर आ गई है, कोर्ट का गैग ऑर्डर तो हमने इतने दिनों तक रुकवा दिया, लेकिन अब तो ये पेन ड्राइव सबके पास पहुंच चुकी है, मामला सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है, पॉलिटिशियन है इतना तो समझ है ही, और भाई साहब कट लिए यूरोप। पोल खत्म होने के बाद ही तुरंत वो निकल गए। उनके फादर कहते हैं कि भैया भागे नहीं है, वो तो प्री प्लान टूर था, इलेक्शन खत्म हो गया है तो अय्याशी करने अब हम चले गए हैं यूरोप। अब ये पता नहीं है कि कितना प्री प्लान था और कितना जल्दी भागे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज सामने आते ही भाई साहब कट लिए। कांग्रेस अब फ्रंटल असॉल्ट लॉन्च करती है जेडीएस और बीजेपी के ऊपर। प्रियंका गांधी इस मामले को एकदम सीरियसली लेती है, कहती है मैं जब देश से बाहर जाती हूं, मैं अपनी बेटी से मिलने जाती हूं तो सरकार को सब कुछ एक एक डिटेल मालूम होता है। ऐसा कैसे हो गया कि इतना बड़ा एक केस का बंदा निकल जाता है और उसे रोका भी नहीं जाता।
कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर प्रियंक खरगे भी सीधा सवाल दागते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि उनके देखरेख के अंडर एनडीए ने कैसे दे दिया प्रज्वल को टिकट, जबकि ये एलिगेशंस के बारे में पॉलिटिकल क्लास को मालूम था। इंडिया अलायंस में भी ये एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा बनने लगा और काफी टिप्पणियां आने लगी। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है इनका विकास का क्या मॉडल है, दोषियों को भगाना और बचाने का काम करते हैं। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपके राज्य में आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साधे। जवाबी कार्यवाही में पहले तो जेडीएस ने सोचा कि ठीक है, ये तूफान है, आए दिन हमारे देश में ऐसे तूफान आते रहते हैं, महिलाओं के साथ शोषण होता रहता है, ये तूफान भी निकल जाएगा। एचडी रवन्ना, फादर ऑफ कर्नाटका एमपी प्रज्वल रवन्ना, खुद क्या कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, पुरानी वही प्लेबुक। एचडी रवन्ना कहते हैं कि देखिए, कोई पुराने वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कॉन्स्पिरेसी है और हम कहीं डरने वाले नहीं हैं, हम कहीं नहीं भागे हैं, 5 साल पुराने ये वीडियोस हैं। चलो पापा एचडी ने माना तो कि ये वीडियोस मॉफ नहीं है, 5 साल पुराने हैं। अब 5 साल पुराना अगर शोषण हुआ है तो कौन सी बड़ी बात है, मेरा बेटा अगर अय्याशी कर रहा है तो करने दो। इसी एंगल और इसी सोच की वजह से शायद ये लड़का इतना बड़ा हैवान बन गया है। अंकल एंड जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने तो कम से कम थोड़ी तमीज रखी, अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की इस मैटर से। What is the role of Devegowda ji, or what is the role of myself in this incident? We are not responsible for all those things. That is individual issue of Prajwal Revanna. I am not in contact with him. I have no contact with him. एचडी कुमारस्वामी पहले से ही कहते आए कि देखिए, अगर पनिशमेंट की बात है तो पार्टी इस पर डिसीजन लेगी, और अगर आप पर्सनल इशू के बारे में बात करें तो मैं खुद भी शर्मिंदा हूं, एज ए सिटीजन भी शर्मिंदा हूं। ये काफी एक सीरियस इशू है और हम सच्चाई निकाल के रहेंगे। अब एलआई इस पूरे केस में है बीजेपी, और निशाना साधा गया प्रधानमंत्री के ऊपर। अब एक दिन तो बीजेपी थोड़ा फंबल मारी, लेकिन दूसरे दिन फिर वापस रिबाउंड मारने की कोशिश की, फायर बैक करने की कोशिश की। पार्टी का यह क्लेम है कि रवन्ना का जो ड्राइवर है उसने पहले ये पूरा फाइल, ये जो पूरा पेन ड्राइव है, ये डीके शिवकुमार को दिया था, और डीके शिवकुमार के पास ये पेन ड्राइव 3 महीने से पड़ी हुई थी। सवाल यह है कि डीके शिवकुमार और कांग्रेस ने 3 महीनों से इस पेन ड्राइव के बारे में क्या किया, सिद्धारमैया ने क्या किया, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? सरकार तो वहां कांग्रेस की है, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट मैटर है, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। होम मिनिस्टर के मुंह से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही स्टेट मैटर खत्म हो जाता है जब दिल्ली पुलिस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को प्रोब ज्वाइन करने को बोलते हैं, क्योंकि अमित शाह का एक फेक वीडियो सर्कुलेट हो गया, जिसे शायद रेवंत रेड्डी ने भी रीट्वीट कर दिया हो, सर्कुलेट कर दिया हो, जिसके वजह से अब उन्हें एक प्रोब ज्वाइन करना पड़ेगा दिल्ली में, अपने सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाना पड़ेगा दिल्ली में। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। उधर ड्राइवर का कहना है कि भाई ये आरोप तो गलत है, मैंने किसी कांग्रेस लीडर को कोई फाइल, टेप और कोई पेन ड्राइव नहीं दी थी, ये मैंने सिर्फ बीजेपी को ही दी थी। अब फाइनली ये हुआ है कि इतना सारा प्रेशर बनने के बाद, इतना सारा मीडिया में बात उछलने के बाद और सोशल मीडिया में आउटरीच होने के बाद रेवन्ना को अब इस सेक्स अब्यूज केस में पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। उनके फादर एचडी रेवन्ना, उनके ऊपर भी एज ही हैज बीन नेम्ड एज एन अक्यूज्ड, वो भी शैडो ऑफ डाउट में है। क्या उनको इस सब के बारे में मालूम था? उन्होंने इस सब में मदद की थी अपने बेटे की? इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इन द मीन टाइम एचडी कुमारस्वामी ने इस फैसले के बाद बोल दिया है साफ साफ, ये सस्पेंशन तब तक रहेगा जब तक एसआईटी प्रो पूरा नहीं होता। अगर प्रूवन गिल्टी होते हैं एसआईटी में, देन ही विल बी परमानेंटली सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी। लेकिन उन्होंने एक बात तब भी कही, देखिए बचाव अभी भी चले जा रहा है कि सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी को क्यों टैग किया जा रहा है। अगर ये केस है, अगर इसमें कोई गलती है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी को क्यों आप घसीट रहे हो? यह भी एक सवाल है, और इसके साथ साथ कुछ और भी सवाल हैं, और जिसके वजह से शायद प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने की भी जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल यह है
कि इमिग्रेशन तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो होता है चाहे देश में कहीं भी हो, वो तो एक आईबी की यूनिट होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की यूनिट होती है। एक लोकल पार्टी लीडर आपका जिसके खिलाफ एलिगेशंस पहले से है, क्या आईबी उसके बारे में जानती नहीं थी? इतने बड़े लेवल पर वीडियो सर्कुलेट हुआ, लीक हुआ, बंदा निकल जाता है देश से, इसके बारे में आईबी को नहीं मालूम था? इसके बारे में इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को नहीं मालूम था? क्या हमारे देश की सिक्योरिटी इतनी खराब है? क्योंकि एक तरफ आईबी, सीबीआई, ईडी, एनआईए सारी एजेंसीज टूट पड़ती हैं जब भी कोई इधर उधर एक लाइन बोल देता है, लेकिन यहां इतना बड़ा कांड हो गया और उसको आपने भागने दिया। इसका जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल, ये कोर्ट प्रोटेक्शन मिला कैसे? आदमी कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, पूरी पूरी लाइफ निकल जाती है, यहां 24 घंटे के अंदर इनको एक गैग ऑर्डर मिल जाता है और फिर वो पूरा केस दब जाता है। किसने दिया, किसके प्रेशर में दिया, क्यों ये कोर्ट गैग ऑर्डर आया, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। तीसरा सवाल, ये इंसान इतना बड़ा हैवान बना कैसे? हो सकता है पिताश्री की शरण में हो, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, थाउजेंड्स ऑफ वीडियो, आज तक एक औरत में इतनी क्षमता नहीं हुई, इतनी कॉन्फिडेंस ना हुआ हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर कि नहीं, हम उठेंगे, हम सवाल उठाएंगे। यह है स्थिति हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि हम तो अपने पॉलिटिशियंस को भगवान मान बैठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या औकात हमारे बड़े बड़े नेतागण और उनके छोटे छोटे बिगड़े साहबजादों के सामने। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि इतने सारे महिलाओं के साथ हुआ, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनके साथ शोषण हुआ, लेकिन कोई बोलने लायक ना रहा। चौथा सवाल, अगर मोदी जानते थे इसके बारे में तो फिर कैंडिडेट को वेट किया था, नहीं किया था? जानते थे तो फिर कैंपेन किया था यह सोच के कि मैटर सामने नहीं आएगा? अल्टीमेटली तो मोदी को इसके बारे में जवाब देना ही पड़ेगा कि भैया उनको मालूम था या नहीं मालूम था, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से अपने कैंडिडेट्स को वेट करती है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। और कांग्रेस को भी, पांचवा सवाल, कांग्रेस जब यह चीज मालूम थी ग्राउंड लेवल पर, चाहे हजारों के पास पेन ड्राइव हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी ने इतने दिनों से इसके ऊपर क्या किया था? पहले एक्शन लिया था या नहीं लिया था? पावर पर तो आप हो ही, जब चीज फूट कर बाहर आएगी तभी क्या आप एक्शन लोगे? डैमेज कंट्रोल के लिए, दिखावे के लिए, या पहले भी आप एक्शन ले सकते थे अगर आपको विमेन सेफ्टी में कोई दिलचस्पी है? पॉलिटिक्स खेलने में तो सबको दिलचस्पी है। छठा सवाल, जेडीएस का क्या होगा? जेडीएस पहले से ही क्रंबल कर रही थी, थर्ड ऐसे में ही पार्टी बन चुकी थी, किंग मेकर बनने की कोशिश करते करते उसकी हालत तो बस एक दरबारी की बन चुकी थी। अब इस बड़े स्कैंडल के बाद क्या उसको कोई वोट मिलेगा? इंटरनल पार्टी में परिवारवाद जो चल रहा है, एक पूरे परिवार को जो ठूस के रखा है पार्टी में, क्या उससे पार्टी ही डिसॉल्व हो जाएगी या बीजेपी में मर्ज हो जाएगी? और आखिरी 7th सवाल, हमारा क्या? 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था तब तो हम रास्ते पर आ गए थे। डेथ सेंटेंस, हैंगिंग ऑफ निर्भया रेपिस्ट हुआ था, एक केस था वो, जितना भी घनाना हुआ एक केस था। यहां हंड्रेड्स ऑफ केसेस हो रहे हैं और इतना पावरफुल पॉलिटिशियन, उसका बेटा ये सारा काम कर रहा है, खुद इलेक्टेड एमपी रह चुका है, वो ये काम कर रहा है, अपने ऑफिशियल ऑफिस में ये काम कर रहा है, तब तो नहीं दिखती है। रेवन्ना के खिलाफ, बृजभूषण के खिलाफ कहां गई वो जो आक्रोश था, वो जो गुस्सा था, सिस्टम के खिलाफ जो एंगर था, जो गाली गलौच थी, कहां गई? पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट होगा तो ये सब भी ठीक है, सब चंगा सी।